वेलकम टू एडवांस साइंस एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। ओके, आज के हमारे पॉइंट का नाम है टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस। ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक जो रिएक्शंस होती है उनके हमें टाइप्स देखने हैं। तो कौन से टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन हम देखने वाले हैं? तो देखो, फर्स्ट वन इज लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Then second one is oxidative addition. Oxidative addition. Then the third one is reductive elimination. Reductive elimination. Then fourth one is 1-1 migration. Then fifth one is 1-2 migration. Then sixth one is beta hydride elimination. Beta hydride elimination. Then seventh one is alpha abstraction. Alpha abstraction. Then eighth one is DMG rule. Davis-Mangus green rule. DMG rule हम 8 पॉइंट में लिखने वाले हैं। डेविस मैंगोस ग्रीन रूल। ये सब पॉइंट्स हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन में देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से और एक एक पॉइंट डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन का टाइप है वो है, द फर्स्ट टाइप इज लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हिच वन? लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अभी ये जो लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें भी दो टाइप की रिएक्शन होती है। आउट ऑफ दैट टू वन, द फर्स्ट वन इज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के बेसिस आती है उसे हम सिंपल बोलते हैं SN1 रिएक्शन। एंड सेकेंड वन है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। जो रिएक्शन एसोसिएटिव मैकेनिज्म के वे से जाती है उसे हम सिंपली बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ओके, इसको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। तो ये डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जो रिएक्शन जाती है उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो वो आज हमें देखना है। देखो, ये जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है ये कौन से कंपाउंड दिखाते हैं? ऑल ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स। ऑल octahedral compounds show dissociative mechanism. Okay? जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होते हैं, जिन कंपाउंड की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, वो क्या करते हैं? डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हमें दिखाते हैं, मतलब SN1 टाइप की रिएक्शन हमें दिखाते हैं। वही एसोसिएटिव मैकेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट आएगा ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो associative mechanism. Which one? Associative mechanism. Okay, all square planar complexes show associative mechanism.
देन द सेकेंड पॉइंट है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स शो dissociative mechanism, and the 16 and 17 electron complex show associative mechanism. ओके, जो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म दिखाते हैं, वही जो 16 इलेक्ट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म दिखाते हैं। अभी ये जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, यहाँ डिसोसिएशन होने वाला है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस, क्योंकि डिसोसिएशन होने वाला है। वही एसोसिएशन में, एसोसिएशन होने के कारण जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो बढ़ने वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर increases, coordination number increases in associative mechanism, coordination number increases. okay, डिसोसिएटिव में कम होता है तो एसोसिएटिव में बढ़ता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑक्सीडेटिव स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है, कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता। वही जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। इसमें एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल MoCO6, ये जैसे कंपाउंड है वो क्या करते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म दिखाते हैं। देन अगर अपने पास इंडिनिल या फ्लूरोनिल रिंग है तो वो हमें एसोसिएटिव मैकेनिज्म दिखाते हैं, वो फ्लक्चुएशनल बिहेवियर दिखाते हैं। और एसोसिएटिव में मैकेनिज्म में एग्जांपल है रोडियम Cl PPH3 थ्राइस, ये दोनों के एग्जाम्पल है। एसोसिएटिव में इंडिनिल और फ्लूरोनिल रिंग आते हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, बट वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म दिखाते हैं, वो एक्सेप्शन है। एंड वो जो इंडिनिल एंड फ्लूरोनिल रिंग है वो फ्लक्चुएशनल बिहेवियर दिखाते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास एक कॉम्प्लेक्स है कुछ ऐसा, एग्जाम्पल देखते हैं NiCO4, अभी इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के बेस से रिएक्शन जाने वाली है, एंड एट द सेम टाइम जो रिएक्शन होने वाली है वो SN1 के मैकेनिज्म के बेस से जाने वाली है। अगर मैंने इसमें एक PME थ्राइस लिगैंड ऐड कर दिया तो क्या होगा, एक CO लिगैंड डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, और उसकी जगह PME थ्राइस लिगैंड उसको आके अटैच्ड हो जाएगा। देन ये जो फर्स्ट स्टेप है ये कैसी रहेगी, स्लो रहेगी, इसलिए हम इस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी सॉरी, ये तो पूरा मैकेनिज्म दिखाया मैंने, अभी मैकेनिज्म डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, स्टेप 1 मैकेनिज्म देखना स्टार्ट करते हैं हम। स्टेप 1 में क्या होगा, निकेल Ci4 का हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, निकेल Ci4, इसकी RDS फर्स्ट स्टेप होगी क्योंकि वो स्लो स्टेप है, उसको हम उसका रेट कांस्टेंट K1 से डिनोट करेंगे। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ओके, देन द फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, एक CO लिगैंड जो है वो कॉम्प्लेक्स से डिसोसिएट होने वाला है। देन स्टेप 2 में क्या होगा देखो, स्टेप 2 में जो हमारे पास CO जाने के बाद 3 कार्बोनाइल वाला कंपाउंड बचा है उसमें हमारा नेक्स्ट लिगैंड आने वाला है, कौन सा, PME थ्राइस की एडिशन होने वाली है, निकेल CO थ्राइस PME
3। और ये जो सेकेंड स्टेप होने वाली है वो फास्ट होने वाली है। यहाँ पे हम THF एज ए सॉल्वेंट बोल के यूज कर सकते हैं। रिएक्शन कौन से वे से जा रही है, 2 स्टेप है और SN1 के वे से जा रही है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NiCO4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर इसे मैं इक्वल टू के साइन में लूँ तो ये ऐसे आएगा, K1 रेट इज इक्वल टू K1 इंटू ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NiCO4। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हमारे पास NiCO4 का कॉम्प्लेक्स है। अगेन इसमें अगर हमने 2PME थ्राइस लिगैंड ऐड कर दिए तो अगेन 2 कार्बोनाइल रिप्लेस हो गए 2 PME थ्राइस लिगैंड से। तो ये 2 निकल गए, तो यहाँ पे 4 में से 2 जाने के बाद 2 आएंगे और PME3 2 ऐड हुए तो यहाँ पे ट्वाइस आएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड फॉर्म होने वाला है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है और अपने नेक्स्ट पॉइंट का नाम है रिएक्टिविटी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CO लिगैंड। डिसोसिएशन ऑफ CO लिगैंड। ओके, reactivity of dissociation of CO ligand. First, nature of ligand. First हम देखेंगे nature of ligand. Nature of ligand. Okay? So nature of ligand में क्या देखते हैं, देखो अगर हमारे पास मेटल है ऐसे, सो मेटल को अटैच्ड यहाँ पे एक लिगेंड है और यहाँ पे CO लिगेंड है अपना। तो फर्स्ट अगर ये जो लिगेंड अटैच्ड है मेटल को, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और दूसरी तरफ एक मेटल है, उसको अगेन एक लिगेंड अटैच्ड है एंड दूसरी साइड पे हमारा CO लिगेंड है। और ये जो लिगैंड मेटल को अटैच्ड है दूसरी साइड पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगैंड है। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगैंड कौन से होते हैं, तो PF3 जैसे या PCl3 जैसे, NO2 ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगैंड अगर है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में PME थ्राइस या तो PCY थ्राइस ऐसे लिगेंड है। तो ओके, फर्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड मेटल को अटैच है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से जब पुल होगी तो ये जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा। उसके में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो विड्रॉइंग ग्रुप निकाल के ले रहा है, तो मेटल क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा तो ये जो मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड है वो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड वीक बॉन्ड बन जाएगा। मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड कैसे हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि पूरा डोनेशन लिगेंड की साइड चल रहा है इसकी वजह से। ओके, और मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। अगर वीक बॉन्ड है तो जो मेटल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जो बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग कैसी होगी मेटल की, कार्बोनाइल के साथ लेस होगी, बैक बॉन्डिंग लेस होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बैक बॉन्डिंग अगर लेस है तो मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, सही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी क्योंकि उसकी बैक बॉन्डिंग कम है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी कैसी लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड वीक बन चुका है तो एनर्जी कम लगेगी।
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस रिक्वायर्ड होगी। ओके, देन रेट ऑफ डिसोसिएशन स्लो होगा, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी और जो बॉन्डिंग ब्रेक करने की एनर्जी है वो कम लगने वाली है। तो सेकेंड केस में देखो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, किसको? तो मेटल को। मेटल को अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो मेटल कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच बनता है तो मेटल और कार्बोनाइल का बॉन्ड कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो मेटल और कार्बोनिल के बीच में बैक बॉन्डिंग मोर होगी, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। ओके, बैक बॉन्डिंग मोर होगी। देन बैक बॉन्डिंग मोर होगी तो मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज मोर। ओके, तो ये नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है। आपका लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड है तो डिसोसिएशन इजीली हो जाएगा। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो CO लिगेंड को डिसोसिएट होने में ज़रा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और बैक बॉन्डिंग भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अरेंज the increasing order of rate of dissociation of CO ligand। कौन से इसमें फास्ट होगा और कौन से इसमें स्लो होगा वो हमें निकालना है। तो देखो हमें ऑप्शंस दिए हैं अलग अलग, तो ऑप्शंस क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोलिब्डेनम, CO 5 टाइम्स, और लिगेंड है N-butyl thrice। Okay, first option। Then second option is molybdenum, CO 5 times, PET thrice। Then the third option is MO, carbonyl 5 times, POME thrice। Then the fourth option is molybdenum, CO 5 times, PPH3। Then the fifth option is molybdenum, CO 5, PF3। And the last one is molybdenum, CO 5, PME thrice। ओके, तो ये हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पे क्या किया, अगर कोई Y लिगेंड हमने ऐड कर दिया, ओके, प्लस कौन सा भी Y लिगेंड हमने सब रिएक्शन में ऐड कर दिया और रेट ऑफ डिसोसिएशन लिखा सबके लिए, तो किसका रेट ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा और किसका कम होगा ये बताना। इसके लिए होगा K1, K2, K3, K4, K5 एंड K6। हमें पता है कि जिस टाइम
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है उस टाइम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगती है, मतलब बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है क्योंकि मेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें यहाँ पे दिख रहा है, किसमें, ये वाला। आपको मैंने ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड की ऑर्डर लिख के दी है, उसके अकॉर्डिंग आप ये ऑर्डर लगा सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन लिखना है। ओके, तो रेट ऑफ डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, तो फिफ्थ के लिए होगा, देन थर्ड के लिए होगा, देन फोर्थ, देन सिक्स, देन सेकेंड एंड सबसे लास्ट में फर्स्ट के लिए होगा। ओके, तो फर्स्ट वाला जो है वो डोनेटिंग लिगेंड है। ओके, अगर वही ये रेट ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है हमने, तो ये ऑर्डर कैसे होगी, सबसे लास्ट में आएगा, ये सबसे लास्ट में फिफ्थ आएगा क्योंकि उसमें डिसोसिएशन सबसे फास्ट होने वाला है और वन में सबसे स्लो। तो हमारी ऑर्डर कुछ ऐसे 5, 3, 4, 6, 2, 1। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिएक्टिविटी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फीन लिगेंड और PR थ्राइस लिगेंड। ओके, वो हमें इस पॉइंट में देखना है। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमें देखना है रिएक्टिविटी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PR थ्राइस लिगेंड। ओके, उसका डिसोसिएशन पे उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी PR3 लिगेंड की, वो हमें देखना है। तो देखो ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन होने वाला है वो PR थ्राइस मतलब फॉस्फीन लिगेंड में किस पे डिपेंड करने वाला है, तो फर्स्ट इट इज डिपेंड्स ऑन टॉलमन कोन एंगल, डिपेंड्स ऑन टॉलमन कोन एंगल। ये टॉलमन कोन एंगल पे डिपेंड होता है। तो टॉलमन कोन एंगल क्या होता है वो आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, उसकी एक सीरीज है जो आपको लर्न करनी है। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, द स्टेरिक क्राउडिंग, if steric crowding of ligand if steric crowding of ligand increases, then cone angle also increases। और स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज होती है तो जो कोन एंगल होता है वो भी इंक्रीज होता है। देन लास्ट पॉइंट, कोन एंगल इंक्रीजेस डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फीन लिगेंड इंक्रीजेस। अगर कोन एंगल बढ़ता है तो जो डिसोसिएशन है फॉस्फीन लिगेंड का वो भी इंक्रीज होता है। तो देखो मान लो हमारे पास ऐसे कंपाउंड है, यहाँ पे फॉस्फोरस अटैच्ड है, इस रिंग को यहाँ 3 मिथाइल सबस्ट्रेट है। ओके, सो यहाँ पे जो एंगल है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं कोन एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग, कोन एंगल। ओके, सो देखो कोन एंगल अगर इंक्रीज होता है, कोन एंगल इंक्रीजेस, देन आगे क्या होता है देखो,
if cone angle increases, then the metal ligand bond length also increases. मेटल लिगेंड की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. मेटल लिगेंड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है. अगर मेटल लिगेंड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए जो एनर्जी लगने वाली है वो लेस होती है. लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग. ओके, ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है. देन डिसोसिएशन, अगर एनर्जी कम लग रही है तो डिसोसिएशन भी कैसे होता है, फास्ट डिसोसिएशन होता है. ओके, डिसोसिएशन भी फास्ट होता है उस केस में. और नेक्स्ट देखो, मैं एक और फॉस्फेट लिगेंड दिखाती हूँ आप लोगों को. ओके, हमारे पास कुछ फॉस्फेट लिगेंड है ऐसा. यहाँ पे कोन एंगल कैसा है, यहाँ पे कोन एंगल छोटा है. कोन एंगल डिक्रीज होता है तो क्या होता है, देखो कोन एंगल अगर डिक्रीज होता है तो लेस रिपल्शन होता है लिगेंड के बीच में. रिपल्शन ज़्यादा नहीं होता, रिपल्शन लेस होता है. मेटल लिगेंड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है. अगर मेटल लिगेंड की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई है तो मेटल लिगेंड का बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है. अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग. अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी ज़्यादा लगने वाली है. ओके, एंड देन अगर एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो डिसोसिएशन कैसे होगा, स्लो होगा. डिसोसिएशन जो है लिगेंड का वो स्लो होने वाला है. तो डिपेंड ऑन लिगेंड वो भी मैटर करता है. यहाँ पे मैं आपको टॉलमन कोन एंगल की जो सीरीज है वो लिखवा के देती हूँ. ओके, अभी हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, टॉलमन कोन एंगल. उसकी जो सीरीज है वो मैं आपको लिखवा के देती हूँ. इतनी सीरीज लर्न करनी है अगर आपको डिसोसिएशन देखना है फॉस्फेट लिगेंड का तो. ओके, फर्स्ट वन इज P2 4 6 Me3 C6H4, then P twice Me C6H4 3 times, then ये भी 3 times. ओके, then P tertiary butyl 3 times, then P C6H11 3 times, then P thrice Me C6H4 thrice. ये ज़्यादा है PPH3 से, PPH3, then P MEPH twice, then है P N-butyl 3 times, then P 3 times, then है P 2 MEPH 3 times, then है P 3 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 MEPH
देन PET thrice, देन है POPH 3 times, देन है PH 2 times, देन है PME2PH, देन PME3 एंड लास्ट में POME thrice। ये अगर सीरीज आपकी लर्न होती है तो आपको जो फॉस्फेट लिगेंड का डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन है वो इजी वे से सॉल्व करने आएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉस्फेट लिगेंड। फॉस्फेट लिगेंड के डिसोसिएशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फेट लिगेंड, डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फेट लिगेंड। ओके, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हमें, देखो वोल्फ्रम CO 4 times, PPH3 2 times, और हमने इसमें CO ऐड कर दिया तो फॉस्फेट लिगेंड का डिसोसिएशन हमें लिखना है। देन द सेकेंड ऑप्शन इज वोल्फ्रम CO 4 times, PME3 2 times। अगर इसमें हमने CO ऐड किया तो रेट ऑफ डिसोसिएशन इसके लिए होगा K2। Then the third option is Wolfram CO 4 times, POPH 3 times, ये 4 2 times plus CO, इसके लिए होगा K3। Then the fourth is Wolfram CO 4 times, phosphorus tertiary butyl thrice प्लस CO लिगेंड, इसके लिए डिसोसिएशन होगा K4। द लास्ट वन इज फिफ्थ वन वोल्फ्रम CO 4 times, फॉस्फोरस N-butyl thrice। ओके, इसमें अगर CO लिगेंड ऐड कर दिया तो इसके लिए होगा K5। तो सबसे फास्ट डिसोसिएशन किसके केस में होगा? अगर टॉलमन कोन सीरीज में देखें हम तो टॉलमन कोन सीरीज में ये टर्शियरी ब्यूटाइल वाला लिगेंड सबसे पहले आता है, तो उसका डिसोसिएशन सबसे फास्ट होगा। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा किसका होगा? K4, देन K1, K5, K3 एंड देन K2। ये मैंने टॉलमन कोन सीरीज के अकॉर्डिंग लगाया है। आपको वो सीरीज लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो सीरीज लर्न नहीं होगी तो आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएंगे। ओके।